14 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब इस दुनिया ने सबसे बड़े सी एक्सीडेंट को अंजाम लेते हुए देखा था। जी हाँ, द वर्ल्ड फेमस टाइटैनिक शिप का सी एक्सीडेंट। ये उस समय का सबसे बड़ा सी एक्सीडेंट था जिसमें मोर देन 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उस रात अटलांटिक ओशन के गर्भ में टाइटैनिक तो समा गया, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गया। यार 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज हुई जिसमें इन सवाल के जवाब को देने की कोशिश की गई कि किस तरीके से टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया और जिस तरह समय का कांटा बीतता गया वैसे वैसे ये टाइटैनिक शिप भी अटलांटिक ओशन के अंदर समा गया। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इसी टाइटैनिक शिप को बहुत बार वार्निंग्स भी मिली थी इसी आइसबर्ग के बारे में, लेकिन इन आइसबर्ग्स के वार्निंग्स को टाइटैनिक के मैनेजमेंट ने इग्नोर कर लिया था। लेकिन सवाल है क्यों? ये वार्निंग्स मिलने के बाद भी टाइटैनिक शिप को अपनी हाई स्पीड्स पे क्यों चलाया जा रहा था? ये वार्निंग्स मिलने के बाद भी टाइटैनिक शिप के मैनेजमेंट ने इन वार्निंग्स को इग्नोर क्यों किया? एक ऐसी शिप जिसे बनाने में हर एक तरीके का खर्चा किया गया था, जिसे बनाने में किसी भी लग्जरी थिंग्स को अवॉइड नहीं किया गया था, उसी शिप में लाइफ बोट जैसी एसेंशियल चीज को क्यों कम किया गया? एक ऐसी शिप जिसमें लाइफ बोट्स की मात्रा आधे से भी कम थी, इसके पीछे क्या रीजंस थे? इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। 1 सितंबर 1985 रॉबर्ट बेलार और जॉय लुई मिशेल इन दोनों ने मिलकर आखिर टाइटैनिक शिप को खोज ही निकाला। इस शिप को ढूंढने में 80 साल से ज्यादा का समय लग चुका था, लेकिन जब इस दुनिया ने उस टाइटैनिक शिप के मलबे को देखा तो ये दुनिया देखकर उसे हैरान रह गई। जितनी भी तारीफ टाइटैनिक शिप की गई थी सबकी सब फीकी दिखाई दे रही थी, क्योंकि टाइटैनिक शिप उस समय भी खूबसूरती के मामले में कोई कम दिखाई नहीं दे रहा था। और टाइटैनिक शिप के मलबे को देखकर समझ आ रहा था कि क्यों टाइटैनिक को उस समय का फ्लोटिंग पैलेस भी कहा जाता था। अर्ली 90s में जब इस टाइटैनिक शिप को बनाया जा रहा था तब ज्यादातर लोग ट्रैवलिंग के लिए इसी सी रूट्स का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस टाइम पे एरोप्लेन्स की टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। अर्ली 90s में ज्यादातर यूरोपियन पॉपुलेशन नॉर्थ अमेरिका शिफ्ट हो रही थी, क्योंकि उन्हें यूरोप के इन्फ्लेशन को फेस नहीं करना था और यूरोप से नॉर्थ अमेरिका जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था सी रूट, क्योंकि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में अटलांटिक ओशन आता है। और इसी सी रूट को केटर करने के लिए उस टाइम 2 शिप कंपनी सी शिप्स बनाती थी। पहली थी कनार्ड कंपनी और दूसरी थी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी। कनार्ड कंपनी उस टाइम की सबसे बेस्ट शिप्स बनाती थी और कनार्ड कंपनी की शिप्स हमेशा टाइम पे रहती थी और ज्यादा फास्ट ट्रैवलिंग करने में लोगों की मदद करती थी। वहीं पे स्टार लाइन कंपनी की जो शिप थी वो ज्यादातर डिले हो जाती थी और इनके शिप्स की स्पीड उतनी ज्यादा नहीं रहती थी। और इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने डिसीजन लिया कि वो ऐसे शिप्स बनाएगी जो कि उस समय के सबसे लग्जरियस, सबसे जायंट और सबसे फास्टेस्ट शिप होंगे जो कि इस रूट में ट्रैवल करेंगे। इस डिसीजन के रूप में ओलंपिक और टाइटैनिक जैसे शिप्स को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के द्वारा बनाया गया। टाइटैनिक से पहले व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने ओलंपिक शिप को बनाया था, जो कि उस समय का सबसे बड़ा शिप माना गया था। और इसी ओलंपिक शिप के बाद टाइटैनिक शिप के बनाने का काम 2009 में स्टार्ट हुआ था। 2012 में जब आरएमएस टाइटैनिक बनके तैयार हुआ तब ये इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लग्जरियस और सबसे फास्टेस्ट शिप था। ऐसी शिप को इस दुनिया ने कभी नहीं देखा था। इस शिप को बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े लग्जरियस पैलेसेस से कंपेयर किया जा रहा था। इसे एक अजूबा माना जा रहा था, क्योंकि ऐसी शिप और ऐसी कारीगरी इस दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। टाइटैनिक शिप की लग्जरी और उसकी साइज को देखकर इसे आरएमएस का टाइटल दिया गया। आरएमएस का मतलब रॉयल मेल शिप होता है। उस समय के एक न्यूज़पेपर ने तो आरएमएस टाइटैनिक को जायंट पिरामिड ऑफ गीजा से कंपेयर किया। कुछ न्यूज़पेपर्स इसे इस दुनिया का 8वां अजूबा बता रहे थे, कुछ इसे तैरता हुआ पैलेस बता रहे थे और कुछ इसे भगवान का दिया हुआ वरदान बता रहे थे। ऐसे बहुत डिफरेंट तरीके से आरएमएस टाइटैनिक को न्यूज़पेपर्स ने उस समय कवर किया था। इन न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस का फायदा उठाते हुए व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने टाइटैनिक शिप को एज अनसिंकेबल शिप की तरह एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई दुनिया में चीज बनी ही नहीं है जो कि टाइटैनिक शिप को कभी डुबा सके। ये शिप कभी इस दुनिया में डूब ही नहीं सकता। और अपने इस एडवर्टाइजमेंट को जस्टिफाई करने के लिए व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने टाइटैनिक के डिजाइन को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से टाइटैनिक के बॉटम को डबल बॉटम हल, मतलब कि डबल लेयर ऑफ मेटल से बनाया गया है, जो कि एक नॉर्मल शिप से बहुत ही ज्यादा थिक है। तो कोई भी चीज अगर इधर से टकराती है तो वो टाइटैनिक को कभी डुबा नहीं सकती है।
उन्होंने ये भी बताया कि टाइटैनिक को 16 डिफरेंट चेंबर्स में बांटा गया है, जिसमें से अगर 4 चेंबर्स में पानी भर भी जाता है तो भी ये शिप सक्सेसफुली तैर सकता है, इस शिप को कोई भी हानि नहीं होगी। लेकिन फाइनली जब 2012 में टाइटैनिक शिप डूब गया तब इस कंपनी ने कहा कि हमने तो कभी कहा ही नहीं था कि ये शिप अनसिंकेबल है, हमने कहा ये वर्चुअली अनसिंकेबल है, मतलब कि लगभग ये अनसिंकेबल है, लेकिन इसके डूबने के चांसेस तो उस समय भी थे। टाइटैनिक शिप के बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई, अब जरा इसके कैप्टन के बारे में जान लेते हैं। टाइटैनिक शिप के कैप्टन का नाम था कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के कोई मामूली कैप्टन नहीं थे, बल्कि ये व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के सबसे एक्सपीरियंस्ड कैप्टन थे। इनकी सैलरी दूसरे कैप्टन के कंपैरेटिवली 2 से 3 गुना थी। कैप्टन स्मिथ को पहले ओलंपिक शिप का कैप्टन बनाया गया था, लेकिन टाइटैनिक के बनने के बाद उन्हें ओलंपिक शिप से टाइटैनिक शिप में शिफ्ट कर दिया गया। कैप्टन स्मिथ उस टाइम पे बहुत ही फेमस कैप्टन थे और कुछ ऐसे भी वर्ल्ड क्लास पैसेंजर्स थे जिन्होंने कभी भी अटलांटिक ओशन को कैप्टन स्मिथ के अलावा किसी और कैप्टन के साथ कभी पार ही नहीं किया था। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की जर्नी की तरफ निकल पड़ा। ये टाइटैनिक शिप की सबसे पहली जर्नी थी और अपने जर्नी के जस्ट 2 दिन के बाद ही टाइटैनिक शिप को वार्निंग्स मिलनी चालू हो गई कि जिस रास्ते पे वो चल रहा है उस रास्ते पे बहुत सारे आइसबर्ग्स हैं। वैसे तो ये वार्निंग्स कोई बहुत ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ नहीं है, क्योंकि यूजुअली हर एक कैप्टन को ये बात पता होती है कि अटलांटिक ओशन में बहुत सारे आइसबर्ग्स हैं और इनसे बचते बचाते उन्हें अपने शिप को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है। ये 2 दिन के जर्नी के दौरान जब ये सारी वार्निंग्स टाइटैनिक को मिल रही थी, तब जोसेफ ब्रूस, जो कि उस समय रेडियो ऑपरेटर थे टाइटैनिक के, उन्होंने ये सारी वार्निंग्स कैप्टन स्मिथ को बताई थी। लेकिन कैप्टन स्मिथ और टाइटैनिक के मैनेजमेंट ने ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये वार्निंग कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है, क्योंकि नॉर्मली उन्हें ये वार्निंग्स अक्सर मिला करती थी और वो इसके बारे में काफ़ी अपडेटेड भी थे। लेकिन कैप्टन स्मिथ ये गलती कर रहे थे कि वो बार बार टाइटैनिक शिप्स की स्पीड कम नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदलते हुए जा रहे थे और बार बार हर एक आइसबर्ग को टैकल करते हुए जा रहे थे। वैसे तो नॉर्मली इन केसेस में कोई भी कैप्टन अपने शिप की स्पीड को कम कर देता है, लेकिन कैप्टन स्मिथ ऐसा नहीं कर रहे थे और ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे ये आपको आगे के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। लेकिन फाइनली रात आती है 14 अप्रैल 1912 की, जब अटलांटिक ओशन में ये टाइटैनिक शिप सफ़र कर रहा था और हर एक पैसेंजर को ये लग रहा था कि बहुत जल्द वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं। उस रात की खास बात तो ये थी कि उस रात चांद नहीं निकला था, जिसके वजह से अटलांटिक ओशन का जो पानी था उसका टेम्परेचर गिरकर -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और चांद ना निकलने की वजह से आगे समुद्र में कुछ भी देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था और किसी भी ऑब्स्टेकल को समझकर अपने डिसीजंस को बनाना एक कैप्टन के लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। ऐसे कंडीशंस को टैकल करने के लिए हर एक शिप में एक क्राउज नेस्ट बनाया गया होता है। ये जो क्राउज नेस्ट होता है ये एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि शिप के डेक्स पर एक हाइट पर बनाया जाता है ताकि समुद्र में कोई भी ऑब्स्टिकल को आसानी से देखा जा सके। इस क्राउज नेस्ट को लुक आउट पॉइंट भी कहा जाता है। उस समय 14 अप्रैल की रात को फ्रेडरिक फ्रीड इस क्राउज नेस्ट के ऊपर अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उन्होंने अपने शिप के सामने एक आइसबर्ग को लगभग रात की 11 बजे स्पॉट कर लिया और इसके रिस्पांस में उन्होंने फटाक से अपने फर्स्ट ऑफिसर विलियम मेडरॉक के इसके बारे में इन्फॉर्म किया। जल्द से जल्द विलियम मेडरॉक ने अपने शिप के डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए ऑर्डर दिया और अपने शिप्स के इंजन को रिवर्स में डालने के लिए ऑर्डर दिया ताकि इस शिप की स्पीड को कम किया जा सके। लेकिन अब समय निकल चुका था और बहुत देर हो चुकी थी। लगभग 11:45 में टाइटैनिक जाके उस आइसबर्ग से टकरा गया और लगभग 10 सेकंड तक टाइटैनिक शिप और इस आइसबर्ग के बीच में कांटेक्ट बना रहा। ये आइसबर्ग कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। रिपोर्ट के हिसाब से ये आइसबर्ग का वेट लगभग 1 मिलियन टन बताया जाता है और ये आइसबर्ग का साइज लगभग एक फुटबॉल फील्ड के साइज का था। टाइटैनिक शिप का अगला वाला हिस्सा जाके आइसबर्ग से टकराया था, जिसके वजह से उसके आगे वाले हिस्से में बहुत सारे छेद हो गए थे और धीरे धीरे करके पानी टाइटैनिक शिप में भरता हुआ जा रहा था। जब टाइटैनिक शिप आइसबर्ग से टकराया था उस समय कैप्टन स्मिथ अपने चैम्बर में सो रहे थे और इस शॉक की वजह से वो सडनली उठ गए। उन्हें जब इस एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो कैप्टन स्मिथ ने इमीडिएटली इस शिप के आर्किटेक्चर को बुलाकर एक मीटिंग ली और फाइनली सारी चीज को एनालाइज करने के बाद आर्किटेक्चर कैप्टन स्मिथ इस डिसीजन पे पहुंचे कि अब ये शिप को नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि शिप के 6 चैम्बर्स में पानी भर चुका था और शिप की कैपेसिटी सिर्फ 4 चैम्बर्स तक के पानी को संभालने की थी। और अब फाइनली कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट को कंफर्म हो चुका था कि अनसिंकेबल शिप भी
अब इस समुद्र में डूबने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जितने भी पैसेंजर्स टाइटैनिक शिप में मौजूद थे वो सारे के सारे उस समय भी काम एंड कंपोज थे। उनको ऐसा लग रहा था कि टाइटैनिक शिप तो कभी डूब ही नहीं सकता, क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने तो अपने एडवर्टाइजमेंट में लोगों को यही बताया था कि टाइटैनिक शिप इज अनसिंकेबल, ये कभी डूबेगा ही नहीं। इस टकराव के बावजूद एक भी पैसेंजर के अंदर कोई भी हेजिटेशन, कोई भी केओस नहीं था कि अब ये शिप डूबने वाला है और उनके जान को खतरा है। फाइनली रात के 12 बजे जब कैप्टन स्मिथ ने अपने क्रू को ऑर्डर दिया कि लाइफ बोट को पानी में उतारा जाए, तब लोग उस लाइफ बोट में बैठने के लिए तैयार ही नहीं थे। हर एक लाइफ बोट के अंदर लगभग 65 पैसेंजर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी थी, लेकिन पहले लाइफ बोट में सिर्फ 28 पैसेंजर्स ही बैठे। सेम टाइम पर कैप्टन स्मिथ ने अपने रेडियो ऑपरेटर को ऑर्डर दिए कि वो रेडियो पे सिग्नल भेजना चालू करे, ताकि अगर उनके आजू बाजू कोई भी शिप मौजूद हो तो वो उन्हें बचाने के लिए आ सके। जैक फिलिप्स, जो कि टाइटैनिक के सीनियर रेडियो ऑपरेटर थे, वो लगातार सिग्नल्स भेजने चालू कर देते हैं और लगभग 20 मिनट बाद उन्हें 107 किलोमीटर दूर से एक मैसेज रिसीव होता है आरएमएस कारपेथिया से, जो कि उनको बचाने के लिए तैयार था और अब वो उनको बचाने के लिए निकल चुका था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आरएमएस कारपेथिया लगभग 107 किलोमीटर दूर था और अगर वो अपने टॉप स्पीड पर भी चलता तो उसे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगभग 3.5 से 4 घंटे लगने वाले थे। लेकिन सवाल ये था कि टाइटैनिक तब तक क्या अपने आप को इस ओशन के ऊपर होल्ड कर सकता था। टाइटैनिक शिप के क्रू ने फ्लेयर गन्स और रॉकेट्स को जलाना चालू किया ताकि आजू बाजू अगर कोई भी शिप मौजूद हो तो वो उन्हें बचाने आ सके, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में कोई भी शिप ने उन्हें सिग्नल्स नहीं भेजे, न ही उनके रॉकेट्स या फिर फ्लेयर गन्स का कोई रिस्पॉन्स दिया। फाइनली लाइफ बोट्स को पानी में उतारने के प्रोसेस को और फास्ट कर दिया गया और जल्द से जल्द पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स पर ट्रांसफर किया जाने लगा। प्रायोरिटी ये थी कि सबसे पहले बच्चे और औरतों को उस बोट्स पे उतारा जाएगा और सारे के सारे मैन टाइटैनिक शिप पर ही रहेंगे जब तक सारे के सारे बच्चे और सारे के सारे वुमन सक्सेसफुली लाइफ बोट में रिलीज नहीं कर दिए जाते। लेकिन मैन जो थे वो इतने ज्यादा डरे हुए नहीं थे, क्योंकि उन्हें उस समय भी लग रहा था कि टाइटैनिक शिप कभी नहीं डूब सकता था। लेकिन रात के 1 बजे जब टाइटैनिक शिप का आगे वाला हिस्सा पानी में समा गया और पीछे वाला हिस्सा हवा में आ गया, तब लोगों को रियलाइज होना चालू हुआ कि अब उनके जान को खतरा है और टाइटैनिक शिप सचमुच पानी के अंदर डूबने वाला है, जिसके रिस्पांस में बहुत ज़्यादा केओस मचना चालू हो गया और लोगों ने पानी के अंदर छलांग मारना भी चालू कर दिया। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि पानी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नीचे जा चुका था, पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका था कि अगर कोई भी इंसान इस पानी में कूदता तो उसे हाइपोथर्मिया हो जाता और उसकी जान वहीं पर चली जाती ठंड की वजह से। लेकिन उस शिप पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि शिप पर सिर्फ 14 ही लाइफ बोट्स मौजूद थे, जिनके अंदर सिर्फ 1200 लोगों को बचाने की कैपेसिटी थी, लेकिन टोटल पॉपुलेशन जो कि टाइटैनिक में मौजूद थी वो लगभग 2200 लोगों की थी। मतलब कि 1000 लोगों का मरना तो भी तय था। इसके वजह से अब वहां पर फाइट चालू हो गई थी और हर इंसान खुद को और अपने फैमिली को बचाना चाहता था। फाइनली 2:05 पे टाइटैनिक के लास्ट लाइफ बोट को पानी में उतारा गया और टोटल सिर्फ 700 लोगों को इन 14 बोट्स में रेस्क्यू किया गया और अभी भी 1500 लोग इसी टाइटैनिक शिप पर मौजूद थे। और फाइनली वो समय आता है जब 2:20 पर टाइटैनिक शिप 2 हिस्से में टूट जाता है और 15 लोगों के साथ अटलांटिक ओशन के अंदर समा जाता है। जो लोग तैर सकते थे वो कुछ मिनटों के मेहमान थे और जो लोग तैर नहीं सकते थे वो इसी टाइटैनिक शिप के साथ अटलांटिक ओशन के गर्भ में समा गए। लोग ये कहते हैं कि कैप्टन स्मिथ फाइनल समय तक अपने टाइटैनिक शिप के व्हील पर बने रहे और एक अच्छे कैप्टन होने का फर्ज निभाया। वहीं पे कुछ लोग ये मानते हैं कि कैप्टन स्मिथ ने लास्ट मोमेंट पे अपने आप को गोली मारकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। फाइनली रात के 3:30 से 4 के बीच में आरएमएस कारपेथिया टाइटैनिक के लोगों को बचाने पहुंचा और लगभग 700 लोगों को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन वो उन 1500 लोगों को नहीं बचा पाया जो कि टाइटैनिक के साथ समुद्र के गोद में समा गए। टाइटैनिक के इस एक्सीडेंट के बाद इस दुनिया ने सबसे बड़े सी एक्सीडेंट को देखा और इसके ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस भी रन हुए। गवर्नमेंट ने पर्सनली बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस को रन किया और इन इन्वेस्टिगेशंस के बाद कुछ ऐसे रिपोर्ट्स, कुछ ऐसे एविडेंस सामने आए जो कि चौंकाने वाले थे। इस इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि जब टाइटैनिक शिप डूब रहा था तब सिर्फ आरएमएस कारपेथिया शिप सबसे क्लोज नहीं था टाइटैनिक के, बल्कि एक और शिप था जो कि सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था टाइटैनिक से। जी हाँ, एसएस कैलिफोर्निया। जी हाँ, ये वही शिप था जिसने टाइटैनिक के डूबने से 1 घंटा पहले टाइटैनिक को रेडियो सिग्नल भेजा था, जिसमें उन्होंने इसी आइसबर्ग के बारे में टाइटैनिक को वार्निंग दी थी। जब इसके बारे में और भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई तब ये सामने आया
कि रात के 11:15 पर SS कैलिफोर्निया शिप ने अपने रेडियो सिस्टम को शट डाउन कर दिया था और अपने शिप को वहीं पर रोककर वो वहीं पे सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो इस अंधेरी रात पर सफर नहीं करना चाहते थे। और इसी रेडियो के शट डाउन होने की वजह से SS कैलिफोर्निया को टाइटैनिक के रेडियो सिग्नल्स रिसीव नहीं हुए थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि SS कैलिफोर्निया टाइटैनिक से इतना पास था कि टाइटैनिक में जो लोग डेक्स पर खड़े थे उन्हें साफ SS कैलिफोर्निया शिप की लाइट दिखाई दे रही थी। और वहीं पे दूसरी तरफ SS कैलिफोर्निया के क्रू मेंबर्स ने भी टाइटैनिक से फायर होने वाले फ्लेयर गन और रॉकेट्स को देखा था और उन्होंने ये चीज जाके अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को भी इन्फॉर्म की थी। लेकिन स्टैनली लॉर्ड ने इस चीज को ये कहते हुए इग्नोर कर दिया कि टाइटैनिक शिप पर बहुत ही अमीर लोग ट्रैवल कर रहे हैं और शायद वो डेक्स पर कोई पार्टी कर रहे होंगे, जिसके वजह से वो रॉकेट और फ्लेयर गन्स को आसमान में छोड़ रहे होंगे। फाइनली इस रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन के रिलीज होने के बाद ये पूरी दुनिया SS कैलिफोर्निया के क्रू और इनके कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को ब्लेम करने लगी कि किस तरीके से उनकी लापरवाही के वजह से, उनके एक न्यूज को इग्नोर करने की वजह से कितने सारे लोगों की जान चली गई। 1500 लोगों ने अपनी जान को इस एक्सीडेंट में खो दिया। लेकिन कैप्टन स्टैनली लॉर्ड सिर्फ एकमात्र ऐसे नाम नहीं थे जिसकी वजह से टाइटैनिक का ये एक्सीडेंट पॉसिबल हुआ था। इस एक्सीडेंट के पीछे और भी बहुत सारे लोग थे, जिनमें से एक नाम कैप्टन स्मिथ का भी आता है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि कैप्टन स्मिथ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी ड्रिल को कैंसिल करवा दिया था टाइटैनिक के, जिसके वजह से टाइटैनिक के ये एक्सीडेंट में इतने सारे लोगों की जान गई। लेकिन अभी भी हमें अपने सबसे बड़े सवाल का जवाब नहीं मिला कि टाइटैनिक शिप को जब इतने सारे वार्निंग्स दिए जा चुके थे तो भी टाइटैनिक शिप अपनी स्पीड को कम क्यों नहीं कर रहा था। इसके पीछे नाम आता है जोसेफ ब्रूस का। जोसेफ ब्रूस व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन थे और यही थे जिसकी वजह से कैप्टन स्मिथ बार बार अपने शिप की स्पीड को कम नहीं कर रहे थे, क्योंकि जोसेफ ब्रूस जो थे उन्होंने प्रेशर बनाया था कैप्टन स्मिथ के ऊपर कि वो इस जर्नी को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करें, ताकि इस दुनिया को ये समझ में आ सके कि टाइटैनिक शिप सिर्फ एक बड़ा शिप नहीं, एक लग्जरियस शिप नहीं, बल्कि इस दुनिया का फास्टेस्ट शिप भी है। और फाइनली इनके प्रेशर की वजह से कैप्टन स्मिथ ने कभी भी टाइटैनिक की स्पीड को स्लो डाउन नहीं किया। और जोसेफ ब्रूस के इस प्रेशर को बनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा मोटिव था, क्योंकि जोसेफ ब्रूस ब्लू ब्रांड अवार्ड को जीतना चाहते थे। बेसिकली ये एक अवार्ड था जो कि उस शिप को दिया जाता था जो कि सबसे बड़ा होता था, लग्जरियस होता था और सबसे फास्टेस्ट तरीके से अटलांटिक ओशन को पार करता था। और इस अवार्ड को जीतने के लिए ही बार बार जोसेफ ब्रूस कैप्टन स्मिथ पे प्रेशर बना रहे थे, क्योंकि जोसेफ ब्रूस ये बात जानते थे कि टाइटैनिक शिप अपने पहले जर्नी के दौरान सबसे बेस्ट कंडीशन पे होगा और अपने टॉप स्पीड को अचीव करने में इस टाइटैनिक शिप को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, जिसकी वजह से अपने पहले ही जर्नी में टाइटैनिक शिप बहुत जल्द इस रिकॉर्ड को तोड़ देगा और उसे ब्लू ब्रांड अवार्ड का खिताब दे दिया जाएगा, जिससे आगे जाकर इस कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। इन सारे रीजंस के वजह से कंबाइंड टाइटैनिक के एक्सीडेंट को इस दुनिया को देखने को मिला, जिसमें 1500 लोगों की जान गई। आज भी इस एक्सीडेंट को हुए लगभग 110 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हर एक इंसान के दिमाग में टाइटैनिक शिप की मेमोरी लगातार ताज़ा है। हमने कभी भी टाइटैनिक शिप को नहीं देखा, ना ही उसके स्क्रैच और ना ही उसके मलबे को देखा है, लेकिन जिस तरीके से टाइटैनिक शिप को डिस्क्राइब किया जाता है, हमें समझ में आता है कि टाइटैनिक शिप को बनाने में कितना पैसा लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी और ये कितना आलीशान शिप होगा। अगर आज ये मौजूद होता तो शायद ये दुनिया का सचमुच 8वां अजूबा होता। सो हियर आई विल रेस्ट माई केस। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ सीखने को मिला और अगर आपको लगता है कि ऐसे और ही यूजफुल कंटेंट से आपका फ़ायदा हो सकता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायो नारा।